नमस्ते, मैं हूं जसप्रीत कौर। कोरोना केसेस काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप सुरक्षित रहे, आपका परिवार सुरक्षित रहे, तो मास्क जरूर पहनिए। हम बार बार आपसे ये अपील भी करते हैं कि मास्क जरूर पहने। इसके लिए न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। क्योंकि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए मास्क जरूर पहनिए। दिल्ली में कोरोना के हालात पहले की तुलना में कुछ बेहतर जरूर हुए हैं, लेकिन मौत के आंकड़े डराने वाले हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 448 लोगों की मौत हुई है, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। हालांकि इस बीच कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,043 नए मरीज सामने आए, जबकि इस बीच 20,293 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट लगातार कम हो रहा है और ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़ी है, लेकिन मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जो कि चिंता की बात है। दिल्ली में कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी और उनसे कोरोना से निपटने के लिए सेना की मदद मांगी। साथ ही उन्होंने चिट्ठी में दिल्ली को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन टैंकर देने की मांग की। मनीष सिसोदिया ने कोरोना मरीजों के लिए डीआरडीओ की मदद से दिल्ली में कई और अस्पताल बनाने की मांग की। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना की वजह से लागू कर्फ्यू को तोड़ने वालों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की, जिस पर विवाद खड़ा हो। वहां लोगों के बिना किसी जरूरी काम के बाहर निकलने पर रोक है। इसके बावजूद कुछ लोग कर्फ्यू के नियमों को तोड़ने पर प्रशासन की टीम के हत्थे चढ़ गए। इन लोगों से बीच सड़क पर मेंढक दौड़ लगवाई गई। इस बीच एक आदमी जो मेंढक की तरह कूदने से हिचक रहा था, उसे पैर से मारा भी गया। बताया गया कि लात से मारने वाला आदमी वहां का तहसीलदार बजरंग बहादुर है, जो उस वक्त गश्त पर निकली टीम की अगुवाई कर रहा था। इतना ही नहीं, इन सभी लोगों का ढोल बजाकर बाजार में जुलूस भी निकाला गया। कुछ देर तक इसी तरह जुलूस निकालने के बाद प्रशासन ने सभी लोगों को समझाकर छोड़ दिया। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर किस प्रकार से दंड मिलता है, इसकी जानकारी लोगों को हो। लेकिन इस घटना के वीडियो के वायरल होते ही सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। कांग्रेस ने आरोपी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी। घटना को आप पूरा संज्ञान में लें और ऐसे अधिकारियों को तुरंत दंडित करें। बताया गया कि जिन लोगों पर कार्रवाई की गई वो सभी लोग एक शादी में जा रहे थे। गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना मरीजों के लिए ट्रेन के कुछ डिब्बों को आइसोलेशन वार्ड में तब्दील कर दिया गया। बताया गया कि इन डिब्बों में हल्के लक्षण वाले मरीजों को रखा जाएगा, जिन्हें इस तरह से तैयार किया गया कि इलाज के समय मरीजों को किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। गर्मी से मरीजों को बचाने के लिए इन डिब्बों की खिड़कियों पर कूलर लगा दिए गए। रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि एक डिब्बे में 16 मरीज रह पाएंगे। उन्नीस कोच अभी तैयार किए हैं। छत के ऊपर में भी व्यवस्था कर रहे हैं कि थोड़ा सा ठंडा हो। दूसरी लहर से मचे हाहाकार में आईपीएल भी कोरोना वायरस से नहीं बच पाया और 2 टीमों के खिलाड़ी या सदस्य इसकी चपेट में आ गए। न्यूज 18 के जनक दवे की रिपोर्ट है कि कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 खिलाड़ियों वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। हालांकि टीम के बाकी खिलाड़ियों या स्टाफ की रिपोर्ट नेगेटिव है, जबकि पिछले 4 दिनों में तीसरी बार हुए टेस्ट में वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ होने वाला मैच टालना पड़ा। दोनों खिलाड़ियों ने खुद को आइसोलेट कर लिया है और मेडिकल टीम लगातार उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है। कोलकाता नाइट राइडर्स ही नहीं, चेन्नई सुपर किंग्स के भी 3 सदस्यों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनमें सीईओ काशी विश्वनाथ, बॉलिंग कोच एल बालाजी और बस क्लीनर शामिल हैं। हालांकि टीम के बाकी सदस्य जो दिल्ली में हैं, उन सब की रिपोर्ट नेगेटिव है। यूपी के मेरठ से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक अस्पताल में मरीजों की मौत के बाद उनके घर वालों ने अस्पताल कर्मचारियों के साथ मारपीट की। आरोप है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों की जान गई। और ये पूरी घटना उस अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें कुछ लोग अस्पताल के कर्मचारी को पकड़कर उसको बुरी तरह पीटते दिखाई दिए। वो लोग उसे मारते मारते अस्पताल के बाहर ले गए। बताया गया कि इसी तरह कुछ और कर्मचारियों के साथ भी मारपीट की गई, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने इसकी खबर पुलिस को दी। व्यवहार बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। पुलिस ने वहां पहुंचते ही हंगामे को शांत करवाया। इसके साथ ही अस्पताल की सुरक्षा बढ़ा दी गई, ताकि इस तरह की घटना दोबारा न हो सके। वहीं प्रशासन के निर्देश पर मरीजों की मौत की जांच शुरू कर दी गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना की वजह से लागू कर्फ्यू को तोड़ने वालों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की, जिस पर विवाद खड़ा हो। वहां लोगों के बिना किसी जरूरी काम के बाहर निकलने पर रोक है।
इसके बावजूद कुछ लोग कर्फ्यू के नियमों को तोड़ने पर प्रशासन की टीम के हत्थे चढ़ गए। इन लोगों से बीच सड़क पर मेंढक दौड़ लगवाई गई। इस बीच एक आदमी जो मेंढक की तरह कूदने से हिचक रहा था, उसे पैर से मारा भी गया। बताया गया कि लात से मारने वाला आदमी वहां का तहसीलदार बजरंग बहादुर है, जो उस वक्त गश्त पर निकली टीम की अगुवाई कर रहा था। इतना ही नहीं, इन सभी लोगों का ढोल बजाकर बाजार में जुलूस भी निकाला गया। कुछ देर तक इसी तरह जुलूस निकालने के बाद प्रशासन ने सभी लोगों को समझाकर छोड़ दिया। लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर किस प्रकार से दंड मिलता है, इसकी जानकारी लोगों को हो। लेकिन इस घटना के वीडियो के वायरल होते ही सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। कांग्रेस ने आरोपी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी। घटना को आप पूरा संज्ञान में लें और ऐसे अधिकारियों को तुरंत दंडित करें। बताया गया कि जिन लोगों पर कार्रवाई की गई वो सभी लोग एक शादी में जा रहे थे। कोरोना संकट से निपटने में रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार राज्यों की मदद में जुटी है। इस कड़ी में रिलायंस के जामनगर प्लांट से भेजी गई ऑक्सीजन की खेप गुरुग्राम पहुंच गई। जामनगर से ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए 85 टन ऑक्सीजन गुरुग्राम पहुंची। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अप्रैल में 15,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन कई राज्यों को सप्लाई की। इसके लिए रिलायंस ने किसी राज्य से कोई चार्ज भी नहीं लिया। रिलायंस की ओर से भेजी गई ऑक्सीजन से करीब 15 लाख लोगों को मदद मिली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी खुद ऑक्सीजन सप्लाई और ट्रांसपोर्टेशन के काम पर नजर रख रहे हैं और जरूरतमंद राज्यों को जल्द से जल्द ऑक्सीजन भिजवाने में जुटे हैं। कोरोना संकट गहराने के साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज रोजाना 1000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन कर रही है, जिसे ऑक्सीजन एक्सप्रेस के जरिए अलग अलग राज्यों में पहुंचाया जा रहा है। असम में भले ही बीजेपी ने सत्ता में वापसी कर ली, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठेगा, इस पर पेच फंसता दिख रहा है। न्यूज़ 18 के यतेंद्र शर्मा की रिपोर्ट है कि आमतौर पर जो सीएम होता है, जीत के बाद उन्हीं को सिर में उन्हीं के फिर से सिंहासन सौंप दिया जाता है, जो इस लिहाज से सर्बानंद सोनोवाल दावेदार हैं, क्योंकि उन्हीं के इस पद पर रहते पार्टी ने चुनाव जीता है। लेकिन जब राज्य में चुनाव प्रचार चल रहा था, तब सोनोवाल को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया था, जबकि उस दौरान हेमंत बिस्व शर्मा इस पद पर लगातार अपना दावा ठोक रहे और चुनाव जीतने के तुरंत बाद उन्होंने बीजेपी विधायकों की बैठक अपने आवास पर बुलाकर आलाकमान को मैसेज दे दिया कि वो इस पद के दावेदार हैं। लिहाजा पार्टी को बहुमत मिलने के बावजूद कोई भी नेता इस मुद्दे पर खुलकर कुछ नहीं बोल रहा। असल में मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब लेकर ही हेमंत बिस्व शर्मा ने कांग्रेस का दामन छोड़ा था और इस बार की जीत में उनकी भूमिका बहुत बड़ी मानी जा रही है। ऐसे में शर्मा खेमा पूरा जोर लगा रहा है कि बीजेपी आलाकमान सर्बानंद सोनोवाल को गद्दी से हटाकर शर्मा की ताजपोशी करे। आखिरी फैसला पार्लियामेंट्री वोट को लेना है कि वो किसके नाम पर मोहर लगाता है और इसके लिए जल्द ही पार्लियामेंट्री बोर्ड 2 पर्यवेक्षकों को आसाम भेजेगा। मुंबई के मुलुंड इलाके में कुछ दुकानों में भीषण आग लग गई, जिसमें भारी नुकसान हुआ। हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंची, लेकिन तब तक उन दुकानों में आग पूरी तरह फैल चुकी थी। उसकी लपटें और धुएं के गुबार को देखकर उस इलाके में अफरा तफरी मच गई। जिन दुकानों में आग लगी, उनके आसपास कई और इमारतें भी थी, जिनमें आग फैलने का खतरा मंडराने लगा। हालांकि दमकल कर्मचारियों ने इसकी नौबत नहीं आने दी। उन्होंने चारों तरफ से पानी की बौछार कर कुछ ही देर में आग बुझा दी। बताया गया कि मुंबई में लागू पाबंदियों की वजह से ये दुकानें बंद थी, जिससे कोई भी आदमी इस आग की चपेट में नहीं आया। आधार पूनावाला धमकी मामले में सियासी घमासान हो गया। सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आधार पूनावाला को धमकी दे जाने के मामले में सियासत शुरू हो गई। कुछ दिन पहले लंदन में दिए एक इंटरव्यू में आधार पूनावाला ने खुद को मिल रही धमकियों का जिक्र किया था। महाराष्ट्र कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया और धमकी देने वालों का नाम सामने लाने की मांग की। उनका जो वक्तव्य था कि हमें बड़े नेताओं ने धमकाया है, तो ये नेता कौन है? बीजेपी ने नाना पटोले के बयान पर तीखा तंज कसा। नाना पटोले जी को गंभीरता से इस राज्य में कोई लेता नहीं है। आधार पूनावाला को धमकी की खबरों के बाद पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट की सुरक्षा बढ़ा दी गई। साथ ही वहां वैक्सीन बनाने का काम भी तेज कर दिया गया। जून के आखिर तक प्रति माह 10 करोड़ वैक्सीन जो है सीरम इंस्टीट्यूट जो है वो बना लेगी। मेजबान श्रीलंका ने दूसरे और आखिरी टेस्ट मैच में बांग्लादेश को हराकर सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली। इस मुकाबले में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 209 रनों से मात दी। मध्य प्रदेश सरकार ने भी राज्य के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कोरोना योद्धा घोषित कर दिया। रेलवे ने नागपुर नगर निगम को 11 कोविड कोच सौंप दिए। इन डिब्बों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। 176 पेशेंट एडमिट किए जा सकते हैं।
दिल्ली पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी के पास से 9 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद हुए। संकट की इस घड़ी में रिलायंस फाउंडेशन कोरोना मरीजों की मदद के लिए जी जान से लगा हुआ है। रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से गुजरात के जामनगर में बनाए जा रहे 1000 बेड वाले कोविड केयर सेंटर की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कोविड केयर सेंटर के लिए 50 डॉक्टर और 90 पैरामेडिकल स्टाफ का चयन हो चुका है। ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो, इसके लिए कोविड सेंटर में 50 मैट्रिक टन की क्षमता वाले ऑक्सीजन टैंक का भी इंतजाम है। जल्द ही इसके दरवाजे कोरोना मरीजों के लिए खोल दिए जाएंगे। खास बात यह है कि रिलायंस कोविड सेंटर में मरीजों को बढ़िया इलाज तो मिलेगा ही, इसके लिए उन्हें 1 रुपया भी नहीं चुकाना होगा, यानी उनका इलाज बिल्कुल मुफ्त होगा। कुछ दिन पहले ही गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी से 1000 बेड के अस्पताल के लिए अपील की थी। रिलायंस फाउंडेशन की ओर से जामनगर में 1000 बेड के कोविड हॉस्पिटल बनाने की जो जाहिरात वो की गई है। खास करके बात की जाए जिस तरीके से ये जो जामनगर का डेंटल कैंपस है उसमें 400 बेड की कोविड केयर सेंटर की जो सुविधा है वो बन रही है। ईरान के कौम शहर में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। यह आग इतनी भीषण थी कि इसे बुझाने के लिए दमकल की 100 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन जरा सी देर में ही आग ने रौद्र रूप ले लिया और तेजी से फैलते हुए फैक्ट्री के पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटों से उठता घना काला धुआं बेहद तेज रफ्तार में सड़क किनारे लगे पेड़ और बिजली के खंभे को चीरता हुआ आगे बढ़ता दिखा, तो वहीं उसके बेहद करीब सड़क पर ट्रक और गाड़ियां गुजरती नजर आईं। इस दौरान आग से उठते धुएं के गुबार से पूरा आसमान ढक सा गया। इस खतरनाक आग को बुझाने में दमकल की टीम को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि लगातार पानी की बौछार के बावजूद आग कम होने का नाम नहीं ले रही थी। हालांकि काफी देर की मशक्कत के बाद आग को बुझा लिया गया, लेकिन इसमें 2 दमकल कर्मी बुरी तरह जख्मी हो गए, जिनमें एक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कोरोना के हल्के लक्षण रहने पर सिटी स्कैन न करवाने की सलाह दी। उन्होंने सावधान किया कि बार-बार सिटी स्कैन करवाने से बड़ी बीमारी हो सकती है। कि अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, माइल्ड डिजीज़ है और सैचुरेशन ठीक है, तो प्लीज़ सीटी ना कराएं। स्पेशली यंगर एज ग्रुप में सीटी कराने से रिस्क ऑफ कैंसर इन लेटर लाइफ इंक्रीजेस। राजस्थान की कोटा यूनिवर्सिटी में मौजूद कोरोना सेंटर में मरीजों का तनाव कम करने के लिए एक अनोखा तरीका निकाला गया। वहां कोरोना मरीजों के मनोरंजन के लिए योग और म्यूजिक का सहारा लिया गया, जिनके जरिए कोरोना की चपेट में आए मरीजों का मन बहलाने की कोशिश की गई। पीपीई किट पहने एक शख्स ने कोरोना मरीजों को योग करवाया। मरीज अपने अपने बेड पर ही योग करते दिखे। एक दूसरी तस्वीर में दिखा कि कोरोना के इलाज के दौरान मरीज तनाव महसूस न करें, इसके लिए वहां म्यूजिक का इंतजाम किया गया, जिसके बजते ही मरीज अपनी अपनी जगह पर बैठे बैठे नाचने लगे। मरीजों के मनोरंजन के साथ साथ एहतियात बरतने पर भी पूरा ध्यान दिया गया। मरीज मास्क लगाए दिखे और जो लोग उनके बीच पहुंचे उन्होंने भी इस बात का पूरा ख्याल रखा। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजे आने के बाद जारी हिंसा की घटनाओं के बीच बीजेपी ने एक वीडियो के जरिए टीएमसी पर कई आरोप लगाए। इस वीडियो को बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया, जिसमें कुछ लोग 2 महिलाओं को पीटते दिखाई दिए। आरोप है कि वो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता थी, जिन्हें टीएमसी के लोगों ने बुरी तरह पीटा। बताया गया कि ये घटना नंदीग्राम की है, जिसमें कुछ लोग 2 महिलाओं को पीटते दिखाई दिए। आरोप है कि वो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता थी, जिन्हें टीएमसी के लोगों ने बुरी तरह पीटा। बताया गया कि ये घटना नंदीग्राम की है। वहीं आसनसोल में भी बीजेपी के दफ्तर में हुई तोड़फोड़ की तस्वीर सामने आई। दीवार के साथ ही वहां रखी कुर्सियां भी टूटी नजर आई। इस घटना के लिए बीजेपी ने टीएमसी को जिम्मेदार माना। बाद में पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर जुलूस निकाला और थाने पहुंचकर पुलिस से इसकी शिकायत की। गांवों को कोरोना से सुरक्षित रखने के लिए यूपी सरकार विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि राज्य में इसका आगाज 5 मई से होगा, जिसमें घर घर जाकर लोगों के शरीर का तापमान और ऑक्सीजन लेवल मापा जाएगा और इस दौरान जिनमें कोई लक्षण दिखेंगे या जिनकी तबीयत ठीक नहीं लगेगी उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट होगा, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर उसको होम आइसोलेशन में रखने, क्वारंटीन सेंटर भेजने या अस्पताल में भर्ती कर इलाज की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। गुरु अर्जुन देव के प्रकाश पर्व के मौके पर पंजाब के अमृतसर में मौजूद स्वर्ण मंदिर रोशनी से जगमगा उठा। कोरोना संकट के बीच कई लोग वहां पहुंचे।
इनमें कुछ ने तो पूरे परिवार के साथ स्वर्ण मंदिर पहुंचकर दिए जलाए। रात के अंधेरे में स्वर्ण मंदिर की खूबसूरती देखते ही बन रही थी। ऐसे में पीली रोशनी से जगमगा रहे स्वर्ण मंदिर पर सबकी निगाहें जा टिकी। वहां की जा रही आतिशबाजी ने भी सबका दिल जीत लिया। अरदास है कि छेती कोरोना वर्गी मार हमारी तो निजात पाई जाए और छेती भी रौनक लगन। यूरोपीय संघ के नए कृषि प्रस्तावों पर फ्रांस में किसानों का गुस्सा ऐसा फूटा कि वहां ब्रेक्जिट की तरह फ्रेक्जिट की मांग जोर पकड़ने लगी। नए प्रस्तावों में किसानों की जिम्मेदारी तय की गई है कि वो खेती के साथ पर्यावरण का भी ध्यान रखें, लेकिन किसानों का दावा है कि पर्यावरण के नाम पर उन्हें भूखा मारने की तैयारी हो रही। क्योंकि अगर यूरोपीय संघ के प्रस्तावों पर मोहर लग गई तो किसानों को खेती बहुत महंगी पड़ेगी। ऐसे में सैकड़ों किसानों ने खेती में काम आने वाले ट्रैक्टरों को ही अपना हथियार बना लिया और उन पर नारे लिखी तख्तियां चिपकाकर सड़कों पर निकल पड़े। एक तस्वीर में तो एक ट्रैक्टर पर एक पुतला लटका हुआ नजर आया, जिसके जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई कि यूरोपीय संघ के कृषि सुधार किसानों को लाश बना देंगे। किसानों के जोरदार प्रदर्शन की वजह से एक तरफ की सड़क पूरी तरह ब्लॉक हो गई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिन के लिए बंगाल दौरे पर जाएंगे। इस बीच वो हिंसा से प्रभावित पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा बीजेपी ने बंगाल में चुनाव के नतीजे आने के बाद हो रही हिंसा के विरोध में 5 मई यानी बुधवार को देश भर में धरना देने का भी ऐलान किया है। ये धरना प्रदर्शन कोरोना प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया जाएगा। बीजेपी ने दावा किया है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद अब तक पार्टी के 6 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। साथ ही बीजेपी ने हत्या का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया है। बंगाल चुनाव के नतीजे के बाद भी कई जिलों में हिंसा का दौर जारी है। हिंसा की ताजा तस्वीरें पूर्व बर्धमान जिले के जमालपुर इलाके से सामने आई। आरोप है कि वहां टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में किसी बात पर विवाद हुआ। बाद में यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से जमकर हमले किए गए, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। इस झड़प में घायल हुए 2 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। दिल्ली में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि पुलिस ने इस मामले में महाराजा अग्रसेन अस्पताल की 2 नर्स को गिरफ्तार किया, जिनसे 5 रेमडेसिविर बरामद करने का दावा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों की अस्पताल के आईसीयू में ड्यूटी थी, जहां किसी कोरोना मरीज की मौत होते ही उसके लिए लाए गए इंजेक्शन का वो सौदा कर लेते और ये पूरा काम व्हाट्सएप कॉल के जरिए किया जाता था। बताया जा रहा है कि इन दोनों को ही मरीजों के लिए खरीदे गए रेमडेसिविर का लेखा जोखा रखना होता था और इंजेक्शन लगाने के बाद उसकी खाली शीशी तीमारदार को देनी होती थी। लेकिन आरोप है कि 2 मरीजों की मौत के बाद उनके लिए लाई गई इस दवा को दोनों ने 40 से 50 हजार रुपए में बेच दी। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस बीच नौसेना प्रमुख ने पीएम मोदी को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लोगों की मदद के लिए नौसेना द्वारा किए गए कामों से अवगत करवाया। साथ ही उन्होंने इस जंग में सभी राज्यों से संपर्क कर उनकी मदद की भी पेशकश की। उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि नौसेना के चिकित्सा कर्मियों को कोरोना के खिलाफ जंग में कई जगहों पर तैनात किया गया है और दूसरे कर्मचारियों को भी नर्सिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर उनकी भी मदद ली जा सके। यूपी के आगरा से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक घर में कैद कोरोना पीड़ित बुजुर्ग को पुलिस ने बचाया। आरोप है कि उस बुजुर्ग महिला को उसका बेटा घर में कैद कर भाग गया, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने उसे बचा लिया। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस घटना की कुछ तस्वीरें भी सामने आईं, जिनमें एक तस्वीर में वो बुजुर्ग महिला अपने बीच लोगों को देखकर भावुक हो गई। बताया गया कि पिछले 24 घंटे से वो इसी तरह एक कमरे में बंद थी। मेरा बेटा हथकड़ियां घेर के कमरे में बंद करके। इससे पहले उस घर के दरवाजे पर लगे ताले को तोड़ा गया। इस काम में पुलिस के साथ उस बुजुर्ग का नाती भी था, जो बाहर से अपनी नानी की हौसला अफजाई कर रहा था। लोग और आए हुए, चिंता मत करो, हमें बाहर थोड़ा पानी वानी पी लो तुम। इसके बाद दरवाजे को तोड़कर कुछ लोग बुजुर्ग के कमरे में दाखिल हुए। वो एक पलंग पर बैठी थी और जैसे ही लोग उनके करीब पहुंचे वो लिपट कर रोने लगी। महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसे सख्त पाबंदियों का असर दिखने लगा है। पिछले कई दिनों के बाद राज्य में 24 घंटे के भीतर 50,000 से कम मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 48,621 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि इस बीच 567 लोगों की मौत हो गई। इस बीच
59,500 लोग इस महामारी से ठीक हुए हैं। राज्यों में अब 6,56,870 एक्टिव मरीज हैं, जिनका अलग अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। तो वहीं इस महामारी की वजह से राज्य में अब तक 70,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। कोरोना से निपटने के लिए दिल्ली सरकार अब सेना से मदद के इंतजार में है। न्यूज़ 18 के दीपक रावत की रिपोर्ट है कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी, जिसमें दिल्ली के लिए सेना की मदद की अपील की है और ऑक्सीजन मांगने के साथ डीआरडीओ से कुछ अस्पताल तैयार करने की भी गुहार लगाई। यही जानकारी दिल्ली सरकार के वकील ने सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट को भी दी, जिस पर अदालत ने केंद्र सरकार को जवाब देने का निर्देश दिया। हमने ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए सेना के पास अगर ट्रक हैं, हमने उनसे भी कहा है। डीआरडीओ के पहले से ही 500 बेड्स का सेंटर यहाँ पे चल रहा है। ऐसे सेंटर्स अगर और चल सकें तो और अच्छा होगा, लेकिन ऑक्सीजन लाने ले जाने के लिए इस समय हमें बहुत मदद की ज़रूरत है। यूपी में कोरोना का कहर थमता नहीं दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 29,192 लोग इस महामारी के शिकंजे में आए, तो 288 लोगों ने इस बीमारी की वजह से दम तोड़ दिया। लेकिन अच्छी बात यह रही कि पिछले 24 घंटे में जितने लोग पॉजिटिव पाए गए, उससे ज्यादा लोग इस बीमारी से ठीक भी हुए हैं। 38,687 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। कोरोना की रोकथाम के लिए योगी सरकार आज से बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्टिंग अभियान की शुरुआत करने जा रही है। यानी 2,97,000 टेस्ट एक दिन में हम लोगों ने प्रदेश में किए हैं। ऐसे ही आज 2,29,000 से अधिक टेस्ट हम लोगों ने एक दिन में किए हैं। टेस्ट की क्षमता लगातार बढ़ाई जा रही है। अमेरिका की निजी स्पेस कंपनी स्पेसएक्स का कैप्सूल यानी एक छोटा अंतरिक्ष वाहन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर पृथ्वी पर सुरक्षित लौटा है। इसी के साथ इतिहास भी रच गया, क्योंकि 52 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब अमेरिका के किसी स्पेसक्राफ्ट ने इंसानों को लेकर रात के वक्त समंदर में सफल लैंडिंग, जिसके लिए स्पेस कैप्सूल लगभग 6 महीने के लंबे मिशन के बाद चारों अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर वापस पृथ्वी पर आने के लिए निकल पड़ा। रात के अंधेरे में कैप्सूल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया और तस्वीरें देखकर ऐसा लगा जैसे कोई विशाल चमकता सितारा टूटकर तेजी से पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा हो। महज 6.5 घंटे का सफर तय करने के बाद अमेरिका के फ्लोरिडा के पास मेक्सिको की खाड़ी के ऊपर कैप्सूल के चारों मुख्य पैराशूट खुल गए और जैसे ही कैप्सूल ने समंदर को छुआ, कंट्रोल रूम में जश्न मनाया जाने लगा। कैप्सूल के पानी में उतरते ही नावों पर तैनात बचाव टीमें काम पर लग गईं। लंबी लंबी मजबूत रस्सियों से कैप्सूल को खींचकर एक बड़े जहाज पर चढ़ाया गया और फिर एक एक कर बेहद सावधानी से अंतरिक्ष यात्रियों को उससे बाहर निकाला गया। 167 दिन बाद अपने ग्रह की जमीन पर कदम रखकर अंतरिक्ष यात्री भी काफी उत्साहित दिखे। पिछले साल नवंबर में इसी कैप्सूल में सफर करके एक जापानी और 3 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री स्पेस में पहुंचे थे। मध्य प्रदेश में भी हर दिन हजारों लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 12,062 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तो वहीं इस महामारी ने 93 लोगों की जान ले ली। अच्छी बात यह रही कि जितने लोग बीमार हुए, उससे ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हो गए। पिछले 24 घंटे में 13,408 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिल गई। मध्य प्रदेश में 18 साल के ऊपर के लोगों को अब 5 मई यानी बुधवार से वैक्सीनेशन शुरू हो पाएगा। इस चरण में 18 से 44 साल तक की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की 5,29,00,000 डोज की जरूरत होगी। केंद्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से 1 मई से 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया था, लेकिन वैक्सीन की कमी की वजह से मध्य प्रदेश में यह अभियान शुरू नहीं हो पाया। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद बताया कि वैक्सीनेशन के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही वैक्सीन निर्माताओं को ऑर्डर दे दिए गए हैं। वैक्सीन लगवाने के लिए राज्य के युवा अब आरोग्य सेतु ऐप या कोविन वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब 18 से लेकर 44 वर्ष के हमारे जो नौजवान हैं या प्रौढ़ भाई बहन हैं, उनको भी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम, टीकाकरण का कार्यक्रम अभी 5 मई से हम प्रारंभ करेंगे। मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणी के खिलाफ चुनाव आयोग की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यूज़ 18 के एहतशाम खान की रिपोर्ट है कि आयोग के लिए जो सख्त टिप्पणी थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बैलेंस की जरूरत है, लेकिन जजों को बोलने से रोका नहीं जा सकता।
और न ही मीडिया पर पाबंदी लगाई जा सकती है, क्योंकि जो भी कोर्ट के अंदर बोला गया वो रिपोर्ट करना उसका अधिकार। असल में मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव के दौरान कोरोना नियमों का पालन नहीं करवा पाने पर चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए यहां तक टिप्पणी कर दी थी कि इसके लिए उस पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, जिसके खिलाफ आयोग ने देश की सबसे बड़ी अदालत में याचिका दाखिल कर टिप्पणी को रद्द करने की मांग की। साथ ही इस याचिका में मीडिया को ऐसी मौखिक टिप्पणी रिपोर्ट करने से रोकने की भी गुहार लगाई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद कहा कि आदेश बाद में देंगे। आंध्र प्रदेश में 14 दिन के लिए कर्फ्यू लगेगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में बुधवार से 14 दिनों के लिए आंशिक कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया। इस दौरान दुकानों को सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खोलने की इजाजत होगी। हालांकि जरूरी सेवाओं पर इस पाबंदी का कोई असर नहीं पड़ेगा। दिल्ली के मंगोलपुरी में संजय गांधी अस्पताल में फ्रांस से मंगाए गए ऑक्सीजन प्लांट को लगाने का काम शुरू हो गया। बताया गया कि यह प्लांट अगले 3 से 4 दिनों में तैयार हो जाएगा, जिससे आसपास के अस्पतालों को भी ऑक्सीजन मिल सकेगी। 72 से 48 घंटों के अंदर ये प्लांट लगकर तैयार हो जाएगा। श्रीलंका के ऑलराउंडर खिलाड़ी तिसारा परेरा ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट बोर्ड ने कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में मदद का हाथ बढ़ाया। उसने भारत को $50,000 यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 37 लाख रुपए दिए। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ाए जाने के फैसले पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया। यूपी में मंगलवार सुबह तक चलने वाले लॉकडाउन को बढ़ाकर गुरुवार की सुबह तक कर दिया गया। जहां जैसी आवश्यकता होती है वैसा कदम उठाया जाता है। आज की यही आवश्यकता है कि कोरोना कर्फ्यू जो है उसको बढ़ाया जाए। लेकिन यूपी सरकार के इस फैसले पर समाजवादी पार्टी ने सवाल उठा दिए। यही हाई कोर्ट ने बोला था कि 5 शहरों में इमीडिएट लॉकडाउन लगा दीजिए, क्योंकि कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, लोगों की मौतें हो रही हैं, तो सरकार नहीं मानी। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद राज्य में लॉकडाउन का खतरा बढ़ गया है। खबर है कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर फैसला ले सकते हैं। नीतीश कुमार ने आज अधिकारियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में कोरोना संकट पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार इस बैठक में लॉकडाउन का फैसला ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से चौंका देने वाली एक घटना सामने आई। वहां एम्बुलेंस नहीं मिलने पर एक महिला को अपने पति के शव को ई रिक्शा से ले जाना पड़ा। बताया गया कि उसके पति को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उसे एक दिन पहले इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंची थी। लेकिन आरोप है कि उस महिला के पति को न वहां इलाज मिला और न ही दम तोड़ने के बाद एम्बुलेंस, जिसके बाद वो इतनी लाचार हो गई कि उसने अपने पति के शव को ले जाने के लिए ई रिक्शा की व्यवस्था की। इस घटना पर अस्पताल प्रबंधन ने भी अपनी सफाई दी। महिला ने अपने पति के शव को ई रिक्शा से बांधा और फिर वो अस्पताल से पति के अंतिम संस्कार के लिए निकल पड़ी। हरियाणा में भी कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो राज्य में 12,885 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि कोरोना की वजह से 140 लोगों की मौत हो गई। इस बीच 13,293 लोग कोरोना को मात देकर अस्पताल से अपने घर लौट गए। राज्य में फिलहाल 1,04,722 एक्टिव मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। इस महामारी की वजह से अब तक 4,626 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इंग्लैंड के लिवरपूल में 21 जून से कोरोना से जुड़ी पाबंदियां हटाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन ऐसा करना सुरक्षित है या नहीं, इसकी जांच के लिए वहां की सरकार ने एक खास कॉन्सर्ट का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों लोग बिना फेस मास्क लगाए पहुंचे और दिल खोलकर एक दूसरे के साथ नाचते झूमते नजर आए। 2 दिन के लिए आयोजित किए गए इस म्यूजिक फेस्टिवल में जहां ढेर सारे कलाकारों ने स्टेज पर परफॉर्म किया, वहीं मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग जैसी पाबंदियों से बेफिक्र जनता नाच गाने और जश्न के माहौल में डूबी दिखी। जिस सरकार ने अब तक कोरोना के डर से तमाम पाबंदियां लगा रखी थी, उसी की तरफ से मिली इस छूट का नौजवानों ने खूब लुत्फ उठाया। हालांकि पार्टी में शामिल होने से 24 घंटे पहले इन सभी लोगों का कोरोना टेस्ट करवाया गया, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही इन्हें कॉन्सर्ट का हिस्सा बनने की इजाजत दी गई। चुनाव परिणाम के दिन पश्चिम बंगाल के सीटों के रुझान आए। न्यूज 18 इंडिया फिर रहा सबसे आगे। पश्चिम बंगाल की स्थिति तो पूरी तरीके से साफ हो चुकी है। लाइव रिजल्ट हब की ताकत। ममता बनर्जी हार गई हैं। सबसे विश्वसनीय चेहरों और नतीजों के साथ तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही मुकाबला दिख रहा है। फिर एक बार न्यूज 18 इंडिया, सबसे पहले सबसे सही। चुनाव मतलब न्यूज 18 इंडिया।